हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास से आपको आइडिया लग जाएगा कि जितनी डीपली हम यूपी स्पेशल की क्लासेज कर रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा डीपली हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेज में जाएंगे। क्यों जाएंगे? देखो, लोअर पीसीएस के लिए आपके 4 से 5 सब्जेक्ट वो हैं जहाँ पर बहुत स्कोप है कहीं से भी क्वेश्चन पूछने का। एक है यूपी स्पेशल, दूसरा है आपका साइंस एंड टेक, तीसरा एनवायरनमेंट, चौथा है आपदा प्रबंधन, पांचवा अगर जाओ तो करंट अफेयर्स। ये तो यहां पर तो इसको बहुत ज्यादा है। एक और सब्जेक्ट उठा लो तो एक है कंप्यूटर। बाकी सब्जेक्ट में क्या स्टैटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें स्टैटिक है। इकोनॉमी में समझ लो थोड़ा सा करंट आ जाता है आपका, जैसे बजट आ गया, इकोनॉमिक समरी आ गई, अन्य डेटा आ गया, आयात निर्यात वाला। तो यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा बनता है। बाकी चीज़ों का कंटेंट बहुत ढेर सारा हर जगह पड़ा हुआ है, स्टूडेंटों ने पढ़ रखा है, ऑलरेडी पीसीएस के अभ्यर्थी हैं तो उन्होंने पढ़ रखा है। तो यहाँ इनके पास करने को बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो दिमाग ये लोग लगाएंगे यहाँ लगाएंगे कि यहाँ कैसे क्वेश्चन बनाए जाएं जिससे लोगों को चौंकाया जा सके। अब जब वो चौंकाएंगे तो समझ लेना, क्योंकि ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है। जब वो छोटे एग्जाम्स में चौंका दे रहे हैं, अभी कल का ही पेपर देखो, पूछ लिया था जो रामनगर की राजधानी किस राजा ने बनाई थी। नहीं, कोई ये जो इतिहास पढ़ता है ना, बनारस का इतिहास इतना डीपली नहीं पढ़ता है, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, नॉर्मली वेबसाइट्स पर भी नहीं है इनकी। भदोही जिले की वेबसाइट पर था ये। हालांकि जो आप लोगों को यूपी स्पेशल की क्लासेज, नई क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही, वहां पर था। वहां पर देखो यूपी की वास्तुकला में रामनगर किला डेट दी हुई है 1750, बलवंत सिंह कहाँ बना है। तो जो आप लोगों की क्लास, सोचो वास्तुकला से आपका पेपर पॉलिटी का हो रहा है, जो आपका पॉलिटिकल इतिहास है उसका पेपर आपका सॉल्व हो रहा है वास्तुकला से। इतना डीपली यूपी की क्लासें जा रही है, इसीलिए समय है। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि आपके पेपर में कम से कम नहीं तो 4 मंथ का समय है, स्क्रीनशॉट भी एक दिखाया था। तो बहुत आराम से चलेंगे। हर महीने का टारगेट है 30 नंबर कवर करते चलो, 30-30 नंबर ऐसे कवर करते चलेंगे। 3 सवा 3 महीने में, 3.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले देख लो। सबसे पहले तो नॉर्मल परिभाषाएं जानना जरूरी है। विज्ञान क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, अंतर क्या होता है। फिर एक आपका छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में ही कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो वो थोड़े से एग्जाम्पल दे देंगे, बाकी तो सब जान ही रहे हैं। फिर आ जाएंगे हम स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर क्या काम हुआ, तो कौन कौन सी मेन मेन चीजें स्थापित हुई वो देखेंगे एक शॉर्ट में। इसके बाद आ जाएंगे हम सीएसआईआर, चूंकि मेन संस्था है जो इंडस्ट्री और रिसर्च को एक साथ लेके आती है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे इन्होंने क्या क्या बनाया। देन मुख्य जो आज की क्लास का मुख्य घटक होगा, क्योंकि आज की क्लास 3 क्लासेस से ज़्यादा है। जो नॉर्मली 3 क्लास में जो कंटेंट दिया जाता है वो एक सिंगल क्लास में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज की शुरुआत वैसे नॉर्मली क्या होती है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, जिसमें हम देखते हैं कि प्राचीन काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या विकास हुआ, आर्यभट्ट वगैरह, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर धीमे धीमे आते हैं हम मॉडर्न, आधुनिक। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो है आपके लिए कि वर्तमान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर इन इंस्टीट्यूट को हम थोड़ा सब डिवीजन कर लें तो देखो, कुछ हैं कोर साइंस वाले इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे होंगे। फिर कुछ इंस्टीट्यूट है इसरो वाले जो इसरो के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपने पढ़े होंगे आईआईटी वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा नहीं, जो मेन मेन 2-4 आईआईटी हैं वो अभी ऊपर ही दिखा दिए, वो आ जाएंगे। जब आप यहाँ जाओगे ना डीएई के इंस्टीट्यूट, इसके बाद कोर साइंस वाले, आप चौंक जाओगे कि देश का जो पूरा ढांचा है साइंस का वो यहाँ पर है। इसरो के अलग से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी कुछ जानने को मिलेगा। तो आज हम ये 2 क्षेत्र कवर कर लेंगे। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, क्या क्या काम किया, क्या क्या खोज की, किसने इनकी स्थापना की, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इंस्टीट्यूट का नाम कहाँ पर है,
कब स्थापना हुई, किस व्यक्ति ने की, और इनके जो मेन काम है। अगर किसी ने सपोज करो ग्राफीन का किसी इंस्टीट्यूट ने आविष्कार किया, जैसे रमन प्रभाव है, तो रमन प्रभाव जिस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर सीवी रमन ने इसकी खोज की थी, आज आप उसके बारे में जानोगे। क्योंकि आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 नंबर में आने वाली है। बहुत ये लोग डीप में जाएंगे। बहुत डीप में जाने का मतलब है जो इनका सिलेबस की टॉपिक होगी उन्हीं से डीप में जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी साइंस एंड टेक में पूछ लेंगे। तो ये जो टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें हम बहुत डीप में करने जा रहे हैं। हमारे पास समय भी है, एग्जाम में समय है। आप देखोगे 12 से 15 क्लासेज में पूरी साइंस एंड टेक इस तरीके से कवर हो जाएगी, क्योंकि 30-30, 35-35 पेज की पीडीएफ एक उसमें क्लास में आने वाली है ना, कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो अगर आपने साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड आपदा प्रबंधन, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर इतना कवर कर लिया बहुत अच्छे से, तो लास्ट में परेशानी होनी नहीं। फिर जीएस के कोर सब्जेक्ट आ जाएंगे, वो तो आराम से उस पर क्लासेज भी आएंगी, एमसीक्यूज भी कराएंगे और चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान है। बस देखते चलो आज क्या पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पर कल्पक्कम में अभी न्यूज में सुना होगा कि जो फास्टर ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रांतिकता प्राप्त कर ली है, इसी से संबंधित है। और ये कब रखा, 1954 में डॉक्टर जहांगीर भाभा ने ये विचार रखा था, ये पूरा माइंड मैप दिया था, और आज जाके हमने क्रांतिकता प्राप्त की। वो भी अभी तीसरा चरण बाकी है, तो वो जानोगे। राजा रमन्ना, इनका नाम अगर नहीं सुना होगा, तो जो हमारा पहला परमाणु विस्फोट था लाफिंग बुद्धा, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था 1974 वाले में। इसके बाद ये सारे देखोगे जितने संस्थान हैं वैश्विक, जब ये डीएई के तहत संस्थान देख लोगे, फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देखोगे, परमाणु शक्ति कारपोरेशन कौन सा क्या काम कर रहा है। रेयर अर्थ, जो थोरियम वगैरह या रेयर अर्थ की बात आज हो रही ना, उसके संस्थान 1950 में बन चुके हैं। ठीक है, ये जो आप देखते हो ना, क्या देखते हो, वोटर ईवीएम मशीन किसने बनाई, इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखो ईवीएम। तो ये सब जानोगे जब ये सारे संस्थान देख लोगे। नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स, विकिरण, कोई भी संस्थान नहीं छोड़ोगे। सामान्य सेवा वाले अलग संस्थान है। फिर सहायता प्राप्त संस्थान देख लोगे, टाटा, टीआईएफआर, साहा, हैं? इसके बाद आ जाओगे आप, जितने भी संस्थान है, संस्थान तो ये सारे आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे हम जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है। इसके बाद आ जाएंगे जो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित नीतियां हैं। तो 1958 में रेजोल्यूशन आया था, फिर 83 में आई, फिर 2003 में आई, फिर 2013 में आई, फिर 2020 का काम चल रहा है। इन सब के बारे में जानेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि ये अलग से एक आपका टॉपिक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियाँ। जब ये जान जाएंगे तो ये सम्मेलन जो होता है, साइंस कांग्रेस होती है, बहुत बड़ी संस्था है, इसके बारे में जानेंगे। इसका हर साल एक सम्मेलन होता है। फिर विज्ञान दिवस के बारे में जानेंगे, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट और टॉपिक है आज की क्लास का, वो है मौलिक तथा व्यवहारिक विज्ञान अनुसंधान में स्वायत्त संस्थान। ये कम से कम 17-18 संस्थान किसने क्या काम किया। तो देखो, जगदीश चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना की वो। अब जो मैं बता रहा था, आ जाओ, जो मेडिकल डिवाइस होते हैं, जितने भी मेडिकल डिवाइस होते हैं, मैक्सिमम बनाने में इसका रोल रहेगा। जो आप देखते हो ना मशीनें, ये सब, इसका इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये सबसे पुराना संस्थान है, और यहीं पर रमन प्रभाव की खोज हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आज जानने हैं। तो ऐसे 18-19 संस्थान देखोगे जो कोर साइंस से संबंधित है, उनके काम किस चीज़ की उन्होंने खोज की। तो आज की क्लास से समझ लेना, एक या दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान किसे बोलते हैं। तो विज्ञान क्या होता है, एक व्यवस्थित ज्ञान। नॉर्मली क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान जो प्रयोग परीक्षण पर आधारित हो, एक जिसका क्रमबद्धता हो जिसमें ज्ञान में, है ना। सपोज करो सबसे पहले a+b जानोगे ना, तभी तो a+b का होल स्क्वायर जानोगे। तो जो विज्ञान होता है उसमें नए सिद्धांतों की खोज होती है। नए सिद्धांत क्या होते हैं, तो जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं,
तो नॉर्मली तो लोग सोचते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये तो भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा होगा। पानी बरस रहा है तो लोगों ने पहले क्या सोचते थे कि इंद्र पानी बरसा रहे हैं। फिर जब हमने यहाँ पर चीज़ें की तो पता चला क्या है कि ये तो इसके पीछे साइंस है। पानी क्यों बरसता है? क्योंकि जल जो होता है, नमी जो होती है वो हवा में होती है, हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, संतृप्त होती है, फिर जमीन पर गिरती है तो बारिश होती है। ठीक है। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या साइंस है, इसकी खोज होती है, इसे बोलते हैं साइंस। एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे न्यूटन थे, उन्होंने देखा कि जो सेब है वो नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने बोला गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी की खोज से देखो क्या क्या हो गया। ग्रेविटी हालांकि बल नहीं है, न्यूटन ने या जो बाद में चीजें हुई उससे पता चला ग्रेविटी एक डिस्टॉर्शन है। ठीक है, वो बाद में कभी बताएंगे जब ज्यादा समय होगा। लेकिन ये बोल दिया कि ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें पृथ्वी की ओर आती हैं। जब इन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली तो इससे क्या आसान हो गया, इससे हो गया कि फिर बाद में हमें समय के साथ पता चला इनके जो 3 नियम हैं न्यूटन के, एक नियम उसमें ये भी है क्रिया प्रतिक्रिया का। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही रॉकेट चलते हैं जो आसमान में जाते हैं सैटेलाइट लेके। इसी ग्रेविटी से हमें पता चला कि पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर अगर किसी चीज को ले जाना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई वस्तु जाएगी, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेगी। तो देखो, दो न्यूटन ने ही क्या आसान कर दिया, ये भी हमें बता दिया, रॉकेट बनाने का साधन बता दिया, तब जाके हम अपने सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार भेज पाए। अब चूंकि इसमें दो चीजें आ गई, एक हो गया कि नियमों का प्रतिपादन करना, नियम है उसे सिद्ध कर दिया। अभी कोई चीज नहीं बनाई, ना इन्होंने रॉकेट बनाया, ना अन्य चीजें बनाई, ना सैटेलाइट बनाया, इन्होंने सिर्फ नियमों का प्रतिपादन कर दिया। इस नियमों के प्रतिपादन को बोलते हैं विज्ञान। जो व्यवस्थित ज्ञान हो, प्रयोग परीक्षण पर आधारित हो, क्रमबद्धता हो, ये सब चीजें। जब इस ज्ञान का उपयोग हम किसी उपकरण बनाने में करते हैं, कोई प्रक्रिया बनाने में करते हैं, तो उसे बोलते हैं तकनीकी। बस इतना ही अंतर है विज्ञान और तकनीकी में। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दे दिया, बाद में खोज हुआ कि इस ईंधन को जलाते हैं तो चीजें और स्पीड से भागती हैं। तो इन सब ज्ञान का उपयोग किस में कर दिया हमने? उपकरण बनाने में। तो ये हो गई तकनीक, है ना। और जब तक किसी उपकरण बनाने में नहीं किया, सिद्धांत ही थे, एक ज्ञान था, तो वो हो गया विज्ञान। तो यहां पर जो लिखा है वो यही लिखा है, देखो, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अवलोकन करना, प्रयोगों द्वारा इनकी पुष्टि करना तथा उनसे प्राप्त ज्ञान को एक नियम के रूप में व्यवस्थित करना, इसे बोलते हैं विज्ञान। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? एक सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, क्रमबद्धता होती है, प्रयोग और परीक्षण पर आधारित होता है। प्रौद्योगिकी में क्या होता है? वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित उपयोग होता है। जैसे इसमें सिर्फ भौतिक मशीनें जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर ही शामिल नहीं है। ये तो एक दो उदाहरण दे रहा है, हर चीज आपकी क्या है? तकनीकी है, जो विज्ञान से ड्राइव होके आई है। इसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, प्रणालियां आ जाती हैं, कार्य करने की विधियां, सब कुछ शामिल होता है। उद्देश्य क्या होता है प्रौद्योगिकी का? तो एक तो समस्या समाधान। अब एआई ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। आपको एक पूरा डेटा दे दो, एआई को बोल दो इस डेटा को अलग अलग करके दे दो, वो दे देगा, है ना। हमें भी कभी हेल्प चाहिए होती है, हम सारा डेटा देते हैं, एआई को डेटा दे दिया, उसे बोलते हैं इसको ऐसे अलग अलग करके मुझे प्रदान करो, वो दे देता है। दूसरा, मानव कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, हर क्षेत्र में मानव कल्याण हो रहा है। तीसरा उद्देश्य देखो, नए संसाधनों का विकास करना। पहले क्या था कि आप खा रहे हो तो टमाटर ही खाना है। नए संसाधनों का विकास क्या हुआ कि टमाटर की जो शेल्फ लाइफ है वो अब 1-1, 2-2 साल कर दी। ठीक है। दूसरा, इससे केचप बनाने की तकनीक आ गई, इसका अन्य जगह उपयोग होने लगा टमाटर का। ऐसे ही हर चीज का, दवाइयां बनाने में हर एक चीज का उपयोग, है ना। तो ये क्या तकनीक का ही तो कमाल है। तो नए संसाधनों का विकास, कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। जहां आदमी काम कर रहा है वहां पे रोबोट लगा दिए, 24 घंटे काम कर रहा है, एरर शून्य हो गई। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन होता है जहां पर व्यक्ति का काम मशीनरी द्वारा किया जाए। अब प्रौद्योगिकी के दैनिक जीवन में उपयोग,
ये सबको पता है, बस लिख दिए क्योंकि आपके उसमें टॉपिक मेंशन। संचार के क्षेत्र में देखो स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हो, ईमेल का, सोशल मीडिया का, है ना? और अन्य चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? इसके बाद घरेलू कामकाज में किचन, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर, साफ-सफाई में वैक्यूम क्लीनर, स्मार्टफ़ोन, वॉशिंग मशीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, ये तो केवल उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। वित्त एवं बैंकिंग में डिजिटल पेमेंट, एटीएम, यूपीआई वगैरह ये। शिक्षा में ई-लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर ई आ जाए मतलब आप डिजिटल माध्यम से लर्निंग कर रहे हो, कोई दूर बैठ के आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो इस क्लास के माध्यम से। परिवहन में नेविगेशन, बुकिंग, वाहन, अब देखो ये लर्निंग का कितना बड़ा प्रभाव है। मंडी का बैच उठा लो, अभी सारा इसकी वीडियो पड़ी हो, यूट्यूब पर जाओ, जीएस रेवोल्यूशन पर देखो, मंडी में एक 134 सीटें थी, कम से कम 70% से ज़्यादा सिलेक्शन सिर्फ यहाँ से हुए। एक एक महीने लोगों ने पढ़ लिया, 25 दिन पढ़ लिया, किसी ने 1.5 महीने, और पौने 2 महीने, तो टोटल बैच को ही चले हुआ था 50-55 दिन, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसिन होता है, इसमें भी डॉक्टर क्या होते हैं, दूर बैठे होते हैं, और यहाँ पे मरीज होता है, उसको क्या है, एडवाइज करते हैं, बताते हैं और उसका इलाज कर देते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। इसी में ही ये ई संजीवनी करके एक पहल चल रही है गवर्नमेंट की, वो भी डिजिटल माध्यम से ओपीडी होती है। और मेडिकल मशीन है। मनोरंजन में ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग, म्यूजिक, बॉलीवुड का कबाड़ा किसने किया? इसी सब ने तो किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब आ गया, हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन गया। तो बॉलीवुड वाले जो फर्जी घिसी पिटी कहानियां देते थे, उससे अच्छी कहानियां तो गांव के एक छोटा सा व्यक्ति बना के दे देता है ना। अब आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चूंकि हम नेक्स्ट क्लासेज में फिर आ जाएंगे, ऐतिहासिक रूप से भी पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक रूप से हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या चीज़ें की हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या काम हुआ है। तो मई 1971 में भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। हालांकि ये विभाग की स्थापना बाद में की गई, काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1942 में हमने क्या किया था, सीएसआईआर की स्थापना कर दी थी। हालांकि सीएसआईआर को जो मेन फंडिंग और जो अधिकार मिले वो बाद में मिले स्वतंत्रता के बाद, लेकिन काम तो शुरू कर दिया था, सोच हमारी शुरू हो गई थी। 1950 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह, इन सब की स्थापना हमारी शुरू हो गई थी। फिर आप देखोगे आईआईटी वगैरह, आईआईटी खड़गपुर पहला ऐसे बना, डीआरडीओ की स्थापना, तो काम हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बनने से पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन जो विभाग की स्थापना हुई वो 1971 में, इस 71 से पहले 1969 में इसरो बन गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग शुरुआत में ही बन गया था 1954 के आसपास, है ना। तो ये सब काम हो रहा है। इसके पहले अनेक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी, देख लेते हैं कौन कौन संस्थाएं थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में, विभाग की स्थापना तो पीएम करेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन किसका सहयोग था या किसका मूल विचार था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये डॉक्टर भाभा के बारे में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। हमें लगता है जो भारत को जो सबसे ज़्यादा, अगर आज भारत करता है ना आत्मनिर्भरता की बात, विश्व गुरु की बात, अब विश्व गुरु आत्मनिर्भरता कब आएगी? जब हम सशक्त हुए हैं। और सशक्त होने में सबसे बड़ा रोल है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं। और केवल परमाणु शक्ति संपन्न में इतना ही रोल नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है जो ऊर्जा भी दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से संपन्न बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो अरिहंत, अरिघात, जो पनडुब्बियां हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें इन्होंने, भाभा जी ने कब देखा था ये सपना? 1954 में इन्होंने 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बताया था, पूरा खाका पेश किया था लिखित रूप में। और वो इतना वो था कि उस पर लगातार हम काम करते रहे। अभी अमेरिका के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जो भी हाल ही में मुश्किल से 1 महीना हुआ है न्यूज आई थी कि जो हमारा फास्टर ब्रीडर रिएक्टर है, दूसरा स्टेज है, उसने क्रांतिकता प्राप्त कर ली। मतलब उससे हमारे जो भी हमने आउटपुट का अनुमान लगाया था ना, वो मिल गया। अब केवल तीसरा स्टेज बाकी है। फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में ब्रीडिंग करता है। ब्रीडिंग में जितना ईंधन उपयोग करेगा ना ये, उससे ज़्यादा ईंधन ये पैदा कर रहा है, प्लूटोनियम वगैरह। अभी तो सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होगा ना, ये पूरा ईंधन जो यूज होगा ना, वो थोरियम यूज होगा। और थोरियम के दुनिया में जितने भंडार है उसके 30% से ज़्यादा सिर्फ इंडिया में है, बालू में पाए जाते हैं, जो केरल वगैरह जो तट है ना, केरल, उड़ीसा,
तेलंगाना। तो इन तटीय बालू में ये पूरा थोरियम पाया जाता है। इतना भंडार है कि लाखों साल तक हमें ऊर्जा के लिए किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी अगर ये थोरियम वाला सक्सेस हो गया। ये दुनिया क्यों नहीं, अगर अमेरिका वगैरह में थोरियम होता ना उतना ये कर चुके होते अब तक। इन्हें पता है कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया, इंडिया को दे दिया, तो ये सुपर पावर तुरंत बन गया, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना। तो ये जो इन्होंने सपना देखा था, अभी भी हम सेकंड स्टेज पे आए और यहाँ सफल हो गए, बस थर्ड स्टेज बाकी है। इसके परमाणु शक्ति संपन्न हो गया अमेरिका वगैरह, अभी तो धमकाने लगता है। सोचो अगर हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें नहीं होती, कोई भी वो देश उठा लो जिसके पास परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हो, बहुत आगे बढ़ रहा हो, उसे दुनिया के देश अगर उसके उसमें अवरोध ना लगा रहे हैं, तो मुझे एक सिंगल देश बता दो। इंडिया जो टॉप 5 इकोनॉमी की बात करता है, टॉप 3 की, टॉप 4 की, अब तक तो इंडिया को चारों तरफ से दबा लिया होता लोगों ने। तो ये है उसके जनक। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करके गए थे आप, और इनकी डेथ भी मानी जाती है कि सीआईए ने इनको, इनके विमान को वो करा दिया था। जो डेथ हुई थी तो इनका विमान जो है एक पहाड़ी से टकरा गया था, और अगर ये होते तो 1960 में ही हमारे पास परमाणु बम होता। इनका कहना था कि सरकार अलाउ करे, हम 2 साल के अंदर परीक्षण करके दे देंगे। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, और इनका नाम बाद में रखा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इसमें केवल एटॉमिक रिसर्च नहीं होता है, जो समस्थानिक होते हैं, रेडियो समस्थानिकों का बहुत उपयोग होता है, जल शोधन में होता है। जितने भी इलाज होते हैं, इलाज पहले तो बीमारी को पकड़ना, और उसके इलाज में रेडियो समस्थानिकों का उपयोग होता है। ठीक है। इसके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में, विक्रम साराभाई, ये भी ये जनक है इंडिया के। अगर ये लोग ना होते तो सोचो। और देखो सभी कौन से हैं, उस समुदाय से हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो पारसी समुदाय के लोग हैं। ये देश को बना के गए हैं, है ना। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष जो विज्ञान है, जो पूरा इसरो है, उसके जनक ये हैं, ढांचा पूरा बनाया। और इन्होंने ढांचा बनाया तो केवल अंतरिक्ष में नहीं, जो मिसाइल कार्यक्रम है वो इनकी देन है पूरी। तो हमने परमाणु बना तो लिया, लेकिन उस परमाणु को भेजना कहीं है तो वो इनकी पूरी देन है कि हाँ मिसाइल में रख के यहाँ भेज दो, जैसे ब्रह्मोस फ्री में सप्लाई की थी पाकिस्तान को। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1963 में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971 में। तकनीकी और रक्षा संस्थान में देख लेते हैं तो आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्थापना हुई, प्रथम आईआईटी था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई रक्षा मंत्रालय के तहत। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार से ये हमारा टेक्निकल रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ना, उसमें ये बहुत हेल्प, जितना भी जासूसी है, जितना भी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए जो सिग्नल इंटेलिजेंस होती है, नेटवर्किंग इंटेलिजेंस, लोगों के सिस्टम में घुसना, वो सारा काम तकनीकी, और सैटेलाइट से भी हेल्प लेना यहीं से प्राप्त होता है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इन्होंने स्थापना की थी। जितने भी आप साइंस पढ़ते हो उसका व्यवहारिक प्रोडक्ट बनाना, स्वराज ट्रैक्टर का नाम सुने हो, इसी ने ही बनाया CSIR में। नहीं तो पहले बाहर से ही तकनीक और सब चीज़ें आयात करते थे, फिर उन्होंने स्वदेशी बना दिया। बहुत सारी दवाइयाँ बनाई, बहुत सारा काम किया इन्होंने। फिर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 4 जनवरी 1947 को शुरुआत हुई थी, 1950 में पूर्ण हुई। एम्स की 1956 में स्थापना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आगे पढ़ोगे। जो 2-3 चीज़ें आप लोगों के लिए होमवर्क है वो क्या है, IISc, इसकी स्थापना चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। 1909 के आसपास स्थापना हुई थी इसकी, है ना। टाटा फैमिली से ही कोई थे, आप लोगों को रिसर्च करना है कौन थे। और जो हमारे रमन प्रभाव वाले डॉक्टर CV रमन है, वो पहले निदेशक थे इसके। तो साइंस के क्षेत्र में इस टाइम का अगर कोई टॉप इंस्टीट्यूट है, ये क्या ओवरऑल साइंस की बात है, लेकिन कोर क्षेत्रों में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हो जो आज आप जानेंगे, जो बहुत एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली लोग नहीं जानते। CSIR द्वारा क्या क्या काम किए गए, इनकी उपलब्धियां क्या हैं। तो जो निर्वाचन में उंगली पर स्याही लगाई जाती है ना, जैसे मिटाया नहीं जाता, 6-7 दिन तक बनी रहती है, उसका विकास इन्होंने किया।
पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का खनन। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, देखो नाम ही बोल रहा है पॉलीमेटालिक, मतलब एक नोड्यूल है, ऐसे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, इसमें कई मेटल होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र की तलहटी में 6000 किलोमीटर नीचे। इसीलिए एक सागरयान, 6000 मीटर, किलोमीटर नहीं, यानी 6 किलोमीटर, सागरयान एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, है ना वो। तो यहाँ पर है कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ होता है आपका 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक, इसमें भारत खोज कर रहा है। ये मिल जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे कीमती बेशकीमती मॉड्यूल्स हैं, नॉड्यूल्स, जिसमें मेटल मिल जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत योगदान मिलेगा। इसकी खोज खनन भी किया, खोज भी की, और इसकी जो कीमत है वो भी बताई। जो हम छोटे छोटे हेलीकॉप्टर देखते हैं ना, इंडियन मेड हंस वाले, उसके लिए इन्होंने ही रिसर्च किया, इन्होंने ही तकनीक विकसित की। चमड़े की जौ प्रसंस्करण तकनीक, ऐसी तकनीक जो चमड़े को एकदम परिष्कृत करती है, शुद्ध करती है, वो इंडिया में ही इन्होंने सबसे पहले विकसित की थी। हस्तचालित बैटरी युक्त माइक्रो PCR, स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा है जो कि हृदय रोगों में रामबाण की तरह कार्य करती है, वो उसका विकास भी इन्होंने किया। और स्वदेशी टैक्टर स्वराज, और भी बहुत सारी उपलब्धियां, हजारों उपलब्धियां हैं, ये तो मैंने मैन लिख दी कुछ। अब आ जाते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके घटक कौन कौन से हैं। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में तो मैंने बता दिया था, जनक कौन है, डॉक्टर होमी देखो नेता बहुत चतुर होते हैं, अधिकांश नेताओं से ज्यादा काम और महापुरुष करके गए हैं, लेकिन नेताओं ने ना किसी और को इतना फेमस होने नहीं दिया है। जबकि इनका जो त्याग या इनका काम होता है नेताओं से कई गुना। नेता तो एक बार सही पोजीशन में पहुंच गए तो सारे पर्क्स मिलते हैं, सुविधाएं, पैसा, हर चीज, पावर, तो फिर तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और उसके घटक, DAE ही अब मैं शब्द यूज करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहीं पर होगा। तो भारत का जो 3 चरण का नाभिक की ऊर्जा कार्यक्रम है, देखो 3 चरण का है, जब आप एटॉमिक ऊर्जा वाला पोर्शन पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में बताया जाएगा कि पहले चरण में कैसे रिएक्शन होती है, कैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, कैसे मंदक कार्य करते हैं, कैसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एक बार फिजन में, फिर 2 को अवशोषित कर ले, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और पहली बार जो ईंधन यूज होगा उससे क्या बनेगा, फिर दूसरे में क्या ईंधन यूज होगा, क्या आपका एडवांस प्रेशर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं, क्या प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं, वो सब चीज़ें आप जानोगे। अभी केवल इतना जानो कि 3 स्तरीय नाभिक की ऊर्जा कार्यक्रम है, इसकी संकल्पना किसने की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में। उद्देश्य क्या था कि देश के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज है वो है ऊर्जा। ऊर्जा से सब जुड़ा है, लोगों का दैनिक जीवन, उसका विकास, जो हम उपकरण हैं उनका विकास, हर चीज ऊर्जा से जुड़ी हो। औद्योगिक विकास तो पूरा जुड़ा हुआ है। इस दिशा में क्या हुआ, 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ये डेट याद रखना। इस विभाग के अंतर्गत अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना, औद्योगिक संगठन और सहायता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं। वन बाई वन करके सबको जानेंगे। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स देख लेते हैं। तो पहला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसे बोला जाता है, मुंबई में है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे के रूप में की गई थी। 1966 में इनके निधन के पश्चात इनका नाम बदलकर क्या कर दिया, इस संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पहले क्या था, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे इसका नाम था। इस संस्थान की कार्य और उपलब्धियां क्या है, तो यह भारत का प्रमुख नाभिकीय अनुसंधान केंद्र। मैं बताता हूँ इसकी कार्य और उपलब्धियां क्या है। जो हमने परीक्षण किया था ना, चाहे वो प्रथम हो नाभिकीय परीक्षण, चाहे वो द्वितीय हो, तो उसके लिए जो ईंधन होता है ना, न्यूक्लियर ईंधन, जो नॉर्मल न्यूक्लियर आपको मिलता है वो मिलता है नॉर्मल सा, उससे परमाणु बम नहीं बनाया जाता है। इसे किया जाता है एनरिच। एनरिचमेंट के लिए इससे रिएक्शन कई बार करा के, जब रिएक्शन करा तो बहुत सारा ईंधन होता है, उससे फिर थोड़ा ईंधन अगले स्टेज में प्राप्त होता है, वो होता है एनरिच्ड ईंधन। जब ये 80% तक एनरिच हो जाता है फिर इससे बनता है परमाणु बम। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल्स लगते हैं, बहुत कुछ। ईरान की स्टोरी पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ईरान यही काम तो कर रहा था। ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया था, 20% इसका बाकी रह गया।
तो ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो प्रदान किया था इसी ने, बार्क ने, तब जाके हम परमाणु परीक्षण कर पाए या परमाणु बम बना पाए। इसने 4 अगस्त 1956 को अप्सरा रिएक्टर का निर्माण किया, जो न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। सोचो, जब हम स्वतंत्र ही हुए, आत्मनिर्भर नहीं है, खाने के लिए दुनिया भर के देशों पर डिपेंड हैं, गरीबी है, भुखमरी है, तब हम यहाँ पर सोच पा रहे और काम शुरू हो गया और इसने क्रांतिकता प्राप्त कर ली थी। आगे चलते हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जीएस रेवोल्यूशन सर्च करें टेलीग्राम पर, एक 7,000 स्टूडेंट का ग्रुप मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो आप हैं ही, सब्सक्राइब कर लो। प्ले स्टोर पर भी जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त साइरस 1960, जर्लिना, ध्रुव रिएक्टर का निर्माण भी यहीं पर हुआ है। हाल ही में 10 सितंबर 2018 को अप्सरा अपग्रेडेड अप्सरा यू को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। नया रिएक्टर है और ये सब रिसर्च रिएक्टर है। ये क्या करते हैं, नाभिकीय समस्थानिक भी बनाते हैं। बार्क ने किसी क्षेत्र में क्या हुआ, मूंगफली की उन्नत किस्म। अब देखो, हम अपनी उपलब्धियों में बता क्या रहे, ये थोड़ी बता रहे कि हमने ये परमाणु बम का ये ईंधन या इस, जो चीज़ें हमें छिपानी वो नहीं बताएंगे। हम उपलब्धियां क्या बताएंगे, ऐसे क्षेत्र में जो मानवता के लिए हों। तो मूंगफली की उन्नत किस्म क्या है, टैग 24, और कैंसर के सस्ते इलाज के लिए भावाट्रॉन जैसी तकनीकों का विकास कर लिया। अब भावाट्रॉन याद रखना, कैंसर के इलाज के लिए यूज होता है। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम, तमिलनाडु में है। इसके बारे में क्या जानना है, तो अभी जो हमने क्रांतिकता FBR फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में क्रांतिकता प्राप्त की वो यहीं पर की है, कलपक्कम वाले में। इसका नाम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, लेकिन रिएक्टर का नाम अभी भी कलपक्कम है। ठीक है। इसकी स्थापना 30 अप्रैल 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की। अब देखो, अंतरिक्ष वाले भी आ गए यहाँ पर, न्यूक्लियर, सब एक दूसरे, सब हर क्षेत्र के मास्टर हैं। और यूज तो फिजिक्स का ही होना है, इधर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, तो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। और ये उस टाइम पे परमाणु ऊर्जा आयोग, आज भी परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ना, सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद ये सीधा डिपार्टमेंट जो होता है वो पीएम के अंतर्गत आता है, तो सीधा उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि एक कार्यकारी आदेश द्वारा रिएक्टर अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी क्या हुई थी स्थापना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र के रूप में। दिसंबर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने इसका नामकरण क्या कर दिया था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। फिर विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां क्या थी, तो डीएई मैंने बोल दिया, डीएई कहीं यूज हो तो वो क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यह डीएई का दूसरा सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है। वो पहला कौन सा था, बार्क, जो पहला पढ़ चुके हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है उसी का ही तो इन्होंने क्रांतिकता हासिल की, के तहत सोडियम शीतित। अब देखो, होता क्या है ना, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है जब न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हो किसी न्यूक्लियर मटेरियल पर, रेडियो एक्टिव तत्व पर, तो एक बार बमबारी करते हो ये टूटता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा के बाद ये न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन नए निकल आते हैं। अब ये 3 बमबारी करेंगे तो और सारे पार्ट होंगे। एक ने क्या कर दिया, 2 पार्ट कर दिए, तो 3 कितने पार्ट कर देंगे, 6 पार्ट कर देंगे। और एक से जितनी ऊर्जा निकल रही है, अब 6 से कितनी निकलेगी सोचो। तो ये बहुत अनियंत्रित हो जाती है पूरी रिएक्शन। अब इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं हैवी वाटर। H2O नॉर्मल वाटर होता है, इसी का ही समस्थानिक है, D2O H2 का समस्थानिक है। इसका उपयोग करते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक तो नियंत्रित करता है न्यूट्रॉनों को, दूसरा मंदक की तरह कार्य करता है, इनकी गति को भी मंदक कर देता है, और तीसरा मंदक में नियंत्रित करना न्यूट्रॉन, और शीतलन का भी काम करता है। इसको ठंडा भी रखना है क्योंकि बहुत ऊर्जा निकलती, बहुत गर्म हो जाता है विस्फोट हो जाएगा, दोनों काम करते हैं। तो अब ये मंदक और शीतलक D2O की जगह अन्य चीज़ों का उपयोग हो जाए तो उसमें ही सोडियम का उपयोग होता है सेकंड वाले फेज में, और वो यही है। इसके तहत सोडियम शीतित फास्टर ब्रीडर रिएक्टर तकनीक का विकास करना है। इसका प्रमुख प्रोजेक्ट क्या है, 70 मेगावाट का है, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, और इसने अक्टूबर 1985 में पहली क्रांतिकता प्राप्त की। अब 500 मेगावाट वाले ने कर ली, और उसने जो हमारा दूसरे चरण का जो मेन प्रोग्राम था उसके तहत कर ली।
यह प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला रिएक्टर है। इसके अतिरिक्त जो IGCAR है, सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी, इसने क्या किया था, 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया था। वही मैं बता रहा हूँ, अब ये सफल हो गया। फिर अगला है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंदौर। स्थापना और संस्थापक 19 फरवरी 1984 को भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। राजा रमन्ना, मैंने बताया कि जो पहला हमने परमाणु विस्फोट किया था, जो शांति लाफिंग बुद्धा जिसे बोलते हैं, उसके मेन वैज्ञानिक ये थे। 2005 में प्रधानमंत्री द्वारा इसका नामकरण प्रख्यात भौतिक विज्ञानी डॉक्टर राजा रमन्ना के सम्मान में किया गया। इसकी विशिष्ट कार्य और उपलब्धियां क्या हैं? यह केंद्र लेजर, कणत्वरक और क्रायोजेनिक्स जैसी गैर नाभिकीय सीमांत प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करता है। देखो, इतनी चीज़ें नहीं जानी, लेजर तो जानते हैं कि किसी एक ही टाइप के प्रकाश को बहुत तीव्रता के साथ एक ही जगह पे आरोपित करना। कणत्वरक, वही जो अंदर के पार्टिकल होते हैं वो एक्सेलेरेटर्स की तरह उसका प्रयोग करना। और इसके बाद क्रायोजेनिक्स होता है जो सबसे कम तापमान -190 डिग्री सेल्सियस, -197 तक जाता है, ठीक है, इस पर काम करना। इस पर सुपर कंडक्टिविटी मिल जाती है, जैसी गैर नाभिकीय सीमांत प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करता है। फिर RR राजा रमन्ना, वही सेंटर फॉर, इसके दो आप शॉर्ट फॉर्म में नाम यूज करते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, 2 स्वदेशी सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत विकसित किए। ये इंपॉर्टेंट है, सिंधु 1 और सिंधु 2। सिंधु 2 वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उच्चतम ऊर्जा वाला कण त्वरक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर अगला जो संस्थान है वो है परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, कोलकाता। इंग्लिश में क्या है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता। स्थापना और संस्थापक 1977 में कमीशन किया गया। 1990 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत स्वायत्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाई के रूप में स्थापित हुआ। विशिष्ट कार्य उपलब्धियां क्या है? अब ये इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, ये जानकारी तो इसलिए दे रहे हैं कि आपके सामने जब स्टोरी रहती है तो याद करना बहुत आसान रहता है ना। डिटेल में पढ़ ही रहे, हर चीज़ याद नहीं करनी, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूँ वो चीज़ याद करनी। तो इस केंद्र में 224 सेंटीमीटर का स्वदेशी K130 साइक्लोट्रॉन है, जो भारत में अपनी तरह का यह पहला है। अब इसने क्या किया कि K500 सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन का भी सफल परीक्षण किया है। चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर निदान के लिए मेडिकल साइक्लोट्रॉन में थैलियम 201 और गैलियम 68 रेडियो आइसोटोप का सफलतापूर्वक उत्पादन भी इन्होंने किया। फिर ये आइसोटोप क्या होते हैं, यानी समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं बताएंगे। नॉर्मल इतना समझो, समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, और संभारिक होते हैं जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ठीक है। इनका उपयोग होता है किसी बीमारी को एक तो पकड़ने में कि कौन सी बीमारी है, दूसरा होता है इलाज में। फिर वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र गुड़गांव में है, इसके शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ लेना। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 2010 में हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित किया गया था। विशिष्ट कार्य उपलब्धियां क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत 6ठी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकाई है। दुनिया का पहला नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र भी यहीं पर है। इसका उद्देश्य उन्नत और प्रसार प्रतिरोधी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के विकास, परमाणु सुरक्षा, रेडियोलॉजिकल सुरक्षा, परमाणु फॉरेंसिक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श और सहयोग को बढ़ावा देना। मैं बताता हूँ क्या है इसका। है मेनली कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जब इंडिया को चाहिए था तो दुनिया भर के देशों ने हेल्प की और इंडिया में बनवा दिए। अब इसमें होता क्या है, रिस्क रहते हैं, एक तो सुरक्षा, वैज्ञानिक उपयोग और जो चाह रहे हो जितनी ऊर्जा वो मिले। दूसरा होता है कि अन्य देश को अगर हम ये चीज़ विकास कर रहे हैं अन्य देशों में तो वो इसका दुरुपयोग ना कर ले, कहीं इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ना कर ले। तो हमें ये भी विकास करना होता है कि कितनी टेक्नोलॉजी दी जाए जिससे उससे आगे बढ़ ही ना पाए। ये सारा काम ये करता है। फिर है परमाणविक खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, ठीक है। स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन है, तो स्थापना हुई 10 अगस्त 1948 को रेयर मिनरल सर्वे यूनिट के रूप में नई दिल्ली में स्थापित हुई। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेयर मिनरल का एक कॉरिडोर बनाया गया। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इस कॉरिडोर में कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं। और अभी ये जो रेयर मिनरल है ना, पहले तो ये था कि थोरियम के लिए मेनली इसको टारगेट किया गया था, अब तो रेयर मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसमें बहुत सारे मैग्नेट्स आ गए हैं, मतलब 17-18 तत्व हो गए हैं अब, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए।
1958 में परमाणु खनिज प्रभाग और 1998 में वर्तमान इसका नामकरण किया गया। इसके संस्थापक और मार्गदर्शक कौन थे? प्रोफेसर DN बाडिया। विशिष्ट कार्य और उपलब्धियां, भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए यूरेनियम, थोरियम, नाइओबियम और अन्य दुर्लभ खनिजों की खोज करना। केवल देखो टारगेट अभी क्या है? नाभिकीय कार्यक्रम। हाल ही में क्या हुआ? जो AMD है, जो संस्थान है, इसके प्रयासों से आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में यूरेनियम ऑक्साइड संसाधनों में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने नए नए खोज किए। और पहले क्या होता था कि एक ही चीज़ की खोज को उसी का उपयोग जानते थे। इन्होंने बताया कि और जो साथ वाली चीज़ें उनका भी उपयोग होता है, तो वृद्धि हो गई। अब देश का कुल यूरेनियम भंडार कितना हो गया? 4,25,570 टन हो गया। इससे मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये तो हो गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। अब देख लेते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। सितंबर 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई। अब ये क्या है? जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, अधिकांश इसके अंतर्गत आएंगे, NPCIL के। विशिष्ट कार्य और उपलब्धि क्या है? भारत में वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में जो NPCIL है ना, 24 वाणिज्यिक रिएक्टरों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल क्षमता कितनी? 8,780 मेगावाट। हमने टारगेट क्या रखा है कि हमें 2050 तक, 50 या 47 तक, इसको एक बार कंफर्म कर लें, हमें कितना? 100 मेगावाट, 100 गीगावाट, मेगावाट नहीं, 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता हासिल करनी है। इसी के लिए हम एक शांति करके विधेयक भी लेके आए हैं, जिसमें विदेशी कंपनियां पार्टिसिपेट कर पाएंगी। उसको पढ़ लेना अच्छे से। हालांकि क्लासेज में आगे बताया जाएगा, इतना नॉर्मल बता रहे। पहले क्या होता था ना कि हमारे यहाँ जो घटनाएं एक दो घटित हो गई, खासतौर से भोपाल गैस त्रासदी और अन्य चीज़ें, दुनिया में जो घटनाएं घटित हुई, तो हमने क्या है, बहुत रेगुलेशन बढ़ा दिए थे। हमने बढ़ा दिया था कि कोई अगर भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करता है, कोई घटना घटित हुई तो पूरा बीमा हर्जाना उसकी जिम्मेदारी। लिमिट तय नहीं की थी। अब लिमिटेशन तय कर दी है कि कुछ 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ से ज़्यादा की उसकी देयता नहीं होगी, ये वो चीज़ें, जिससे कि विदेशी कंपनियां आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, विकास कर सकें, और हम जो 100 गीगावाट का हमने टारगेट रखा वो हम प्राप्त कर सकें। इसने हाल ही में गुजरात के काकरापार, तो अब काकरापार पता चल गया कहाँ है, में यूनिट रिएक्टर संख्या 3 और 4 का विकास किया है, जो 700 मेगावाट के हैं और स्वदेशी हैं। स्वदेशी में किसका यूज हो रहा है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का। आगे चल के हमें पहुंचना कहाँ है? एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर तक पहुंचना है, जो तीसरा चरण है। फिर दूसरा संस्थान है, वो है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई। स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1950 को। भारत सरकार और जो त्रावणकोर है सरकार, कोचीन सरकार, इसके एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित हुई। 1963 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नियंत्रण में लाया गया। विशिष्ट कार्य और उपलब्धियां क्या है? यह समुद्री तट की जो रेत है, इससे थोरियम और रेयर अर्थ खनिजों का प्रसंस्करण करता है। प्रसंस्करण मतलब नॉर्मल चीज़ें उठाते हो तो वो क्या होता है? एक प्रकार से कचरा होता है। कचरे में से सोना खोजने वाली बात हो गई, वही सोना खोजा जाता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सामरिक स्वायत्तता के लिए ये खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे 2022-23 के लिए संस्थागत उत्कृष्टता की श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड मिला है। ठीक है, तो करंट भी आ रहा है आपका। अगले संस्थान पर चलते हैं। अगर कोई बोले भारत में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो जादूगोड़ा है। जादूगढ़ा करके है झारखंड में स्थान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है। हालांकि अब आंध्र में भी निकलता है, यूपी में भी बोलते हैं कि ललितपुर में निकलता है, लेकिन अधिकांश जो निकलता है वो यहाँ निकलता है। स्थापना वर्ष और संस्थापक 1967 में DAE के तहत स्थापित हुआ, सरकार ने स्थापना की। भारत में इसका मेन काम क्या था कि यूरेनियम का खनन करना, प्रसंस्करण भी करना। इसने जादूगोड़ा, झारखंड में देश की पहली यूरेनियम खदान स्थापित की। हाल ही में क्या हुआ कि जादूगोड़ा का जो लीच क्षेत्र है ना, खदान, अब यहाँ से सब कुछ निकल चुका था, बहुत कम बचा था, लेकिन नए भंडार की आसपास खोज हो गई, जिससे इस खदान का जो जीवन रेखा है ना, वो 50 वर्ष और बढ़ गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब क्या है? उपकरण बनाएगा। 1967 में डॉक्टर AS राव द्वारा इसकी स्थापना की गई। विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां क्या है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए नियंत्रण एवं उपकरण प्रणालियों का निर्माण करना।
ECIL शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने क्या किया, भारत के पहले स्वदेशी डिजिटल कंप्यूटर TDC 312 और TDC 316 का विकास किया था, ध्यान रखो। अब जो सुपर कंप्यूटर है उसमें तो CDEC हो गया, आगे ये भी पढ़ोगे, लेकिन जो पहला स्वदेशी डिजिटल कंप्यूटर है उसका विकास किसने किया था, ECIL ने। पहले सॉलिड स्टेट टीवी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन सब का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। EVM का निर्माण किसने किया था, ECIL ने। आगे चलते हैं। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम कलपक्कम कब स्थापना हुई, 22 अक्टूबर 2003 को कंपनी अधिनियम के तहत। वही है कलपक्कम, तमिलनाडु वाला। विशिष्ट कार्य और उपलब्धियां क्या है कि भारत के जो 3 स्त्री नाभिकीय कार्यक्रम है, इसके दूसरे चरण को इसे साकार करना था। इसके लिए इसने 500 मेगावाट का एक प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर बनाया, इसका निर्माण किया, कमीशनिंग की, संचालन करने का इसका जो उद्देश्य था, फाइनली इसको क्रांतिकता मिल चुकी है, ये सफल हो चुके हैं जो इन्हें करना था। और हाल ही में इसके जो मुख्य वैसल हैं, इसमें प्राथमिक सोडियम भरने का कार्य, क्योंकि यहाँ पे मंदक के रूप में काम कौन करता है, सोडियम। औद्योगिक संगठन देख लेते हैं जो इसके तहत स्थापित हैं, तो भारी जल बोर्ड, अब समझ गए होगे DTO की बात हो रही, भारी जल क्या होता है, DTO। तो स्थापना वर्ष एवं संस्थापक भारी जल परियोजनाओं के रूप में 1 मई 1969 को स्थापित हुआ, और श्री S फरीदुद्दीन इसके संस्थापक थे, प्रथम प्रमुख भी यही थे। 17 फरवरी 1989 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, भारी जल बोर्ड। भारत में भारी जल उत्पादन का विचार डॉक्टर भाभा ने रखा था 1945 में। मतलब कितना नॉलेज था इनके पास, देखो शुरुआत से ही सब पता था कि कहाँ किसका क्या उपयोग होना है। और एक संस्थान नहीं, इसके ये जितने संस्थान हैं सबके अलग अलग काम है, और जब सबके कामों को एक जगह इकट्ठा करके, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने ये, तब जाके जो ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं, जो परमाणु ईंधन उपयोग कर पाते हैं हम, जो समस्थानिक बन पाते हैं, तब बनते हैं। विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां, भारत के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR के लिए मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल का उत्पादन करना। भारत H2S H2O बाइथर्मल और NH3H2 मोनोथर्मल दोनों प्रक्रियाओं में महारत हासिल करने वाला एकमात्र देश है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के लिए ऑक्सीजन 18 संवर्धित जल सुविधा का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया, इसी संस्थान। फिर अगला संस्थान है नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय ईंधन का विकास करता है। 1968 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। यह भारत के सभी ऑपरेटिंग पावर रिएक्टरों के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन बंडलों, जो ईंधन आते हैं ना वो बंडल के रूप में आते हैं भारत के पास, ठीक है, थोरियम ब्लैंकेट और जिरकोनियम मिश्र धातु घटकों का निर्माण करता है। हाल ही में इसने क्या किया, उन्नत त्वरक कार्यक्रमों के लिए उच्च अवशिष्ट प्रतिरोधकता अनुपात नाइओबियम सिल्लियों का सफल विकास किया। जैसा मैंने बोला कि इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी है, काम की चीज़ें जरूर याद रखनी है। जब आपके पास एक स्टोरी होती है तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है कि ये काम क्या कर रहा है। और फिर इतना समय धीमे धीमे पढ़ते रहोगे, 2-4 और रिवाइज करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर अगला है विकिरण तथा समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। 1 मार्च 1989 को बार्क से एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसे अलग किया गया था, पहले बार्क के अंतर्गत ही आता था। और इसके प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर BK ईया। उपलब्धियां क्या है, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग के लिए रेडियो आइसोटोप और विकिरण प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक अनुप्रयोग प्रदान करना है। फिर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की इमेजिंग और हड्डियों के दर्द निवारण के लिए नए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का विकास इसकी एक बड़ी सफलता है। फिर कुछ सेवा संगठन है। अब सेवा क्या होगा, कुछ लोग निर्माण कार्य करेंगे, कोई संयंत्र बनना है तो उसके लिए जो भी सीमेंट वगैरह के, कुछ लोग क्या करेंगे, इनके कर्मचारियों के लिए रेजिडेंसी बनाएंगे, कर्मचारियों में भोजन वगैरह, क्योंकि ये पूरे संगठन है, देश का ढांचा बना रहे हैं, तो सबको अलग अलग काम दिया है कि एक वैज्ञानिक को केवल अपना काम करना पड़े जो उसका काम है रिसर्च का। तो क्रय तथा संग्रह निदेशालय मुंबई है, इसका काम क्या है, 22 जून 1972 को स्थापित हुआ, पहले निदेशक थे श्री R पार्थसारथी। कार्य क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सभी इकाई हैं इनके लिए सामग्री का प्रबंधन करना, केंद्रीकृत खरीद करना, जिसको जो जरूरत है वो सारी खरीद ये करते हैं सबके लिए, जो भी संस्थान है।
इन्होंने एक क्रय की नियमावली बना रखी है जिससे क्या है, गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता रहे। इसके बाद दूसरा है निर्माण सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय मुंबई। अब निर्माण सेवाएं की बात हुई तो जो भी निर्माण कार्य करने हैं वो सारे काम कौन करेगा, ये करेंगे। ठीक है, निर्माण सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय मुंबई। ठीक है, स्थापना वर्ष एवं संस्थापक कौन है, तो 1965 में ट्राम्बे टाउनशिप प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि पहला रिएक्टर कहाँ है, ट्राम्बे में ही तो बना है, तो उसी के लिए टाउनशिप बनानी है जो वैज्ञानिकों को रहना है और अन्य चीज़ें, रिएक्टर बनाना, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर हुआ, फिर पूरे देश में फैल गया। 1 जुलाई 1996 को इसे वर्तमान स्वरूप में पुनर्गठित किया गया। विशिष्ट कार्य क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की इकाइयाँ हैं, सहायता प्राप्त संस्थान है, इनके लिए हाउसिंग, हॉस्टल, स्कूल, अस्पताल, प्रयोगशालाएं, सब चीज़ों का निर्माण करना। फिर अगला है सामान्य सेवा संगठन कल्पक्कम। अब ये निर्माण करेगा, बाकी अन्य सेवाएं होंगी ये प्रदान करेगा। 1979 में सरकार ने स्थापित किया, बस थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये क्या करता है, कल्पक्कम और अनुपुरम में टाउनशिप, आवास, इन सब चीज़ों की पूर्ति करता है। फिर देख लेते हैं अब सहायता प्राप्त संस्थान कौन कौन से हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से सहायता मिली हुई है, इनसे जुड़े हुए हैं। तो ना केवल ये अपनी इकाइयों का संचालन करता है बल्कि मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान, गणित, कैंसर अनुसंधान में अग्रणी 11 सहायता प्राप्त संस्थानों को भी पूर्ण वित्तीय सहायता और प्रशासनिक समर्थन देता है, मतलब इन्हीं के ही अंतर्गत आता है। कौन कौन से हैं, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये तो बहुत बड़ा संस्थान है, मुंबई में है, TIFR। आप लोगों को एक पर और देखना है, विराक, इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके होमवर्क, एक विराक और एक IISC, दो आपके लिए होमवर्क है। तो स्थापना वर्ष एवं संस्थापक 1 जून 1945 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा JRD टाटा के सहयोग से स्थापित किया गया था। टाटा का बहुत उपयोग, मतलब टाटा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, पैसा टाटा ने लगाए हैं शुरुआती इंस्टीट्यूशंस में और माइंड इनका रहा है। IISC में भी टाटा का रोल है। विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां क्या थी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में मूलभूत शोध। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर टिफराक, उसका डिजाइन यही तैयार किया गया था। इसके द्वारा पुणे के पास निर्मित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, जो खगोल भौतिकी में एक वैश्विक मील का पत्थर। अगला संस्थान है साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे डॉक्टर मेघनाथ साहा। स्थापना वर्ष 11 जनवरी 1950 को महान भारतीय भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर मेघनाथ साहा द्वारा स्थापित किया गया। इन्हीं के नाम पर जिस भी वैज्ञानिक ने जिस संस्थान की स्थापना की, बाद में आगे चल के उसी के नाम पर उस संस्थान का नाम रख दिया गया, अधिकांश में ऐसा हुआ है। विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां क्या हैं, अनुप्रयुक्त नाभिकीय भौतिकी, बायोफिजिक्स, संरचनात्मक जीनोमिक्स और प्लाज्मा भौतिकी में शोध करते हैं। प्लाज्मा क्या होती है, एक जैसे ठोस द्रव गैस अवस्था देखी है ना किसी द्रव्य की, तो अगली जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, और उससे आगे की भी एक अवस्था हो गई है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। यह संस्थान जो है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और भटनागर पुरस्कार विजेताओं का केंद्र रहा है। भटनागर कौन थे, भटनागर वही थे जिन्होंने सुपर कंप्यूटर का विकास किया था भारत में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, इनके बारे में जानते हैं। स्थापना को ही 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, जिसे बाद में DAE के अंतर्गत लाया गया। इसके संस्थापक निदेशक कौन थे, प्रोफेसर प्रद्युम्न के काव। विशिष्ट कार्य क्या है, तो प्लाज्मा भौतिकी में अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। इसने भारत के पहले स्वदेशी टोकामक आदित्य और सुपर कंडक्टिंग टोकामक SS1 का निर्माण किया। यह अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगला देख लेते हैं, गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई। इसकी स्थापना और संस्थापक कौन है, 1962 में अल्लादी रामकृष्णन द्वारा स्थापित किया गया।
और किस तर्ज पर, तो जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उसका केंद्र था इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी, इसकी तर्ज। विशिष्ट कार्य और उपलब्धियां क्या है? सैद्धांतिक भौतिकी, गणित, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान में मौलिक शोध करना। यह संस्थान काबरू सुपर कंप्यूटर का संचालन करता है। फिर अगला है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। 28 अगस्त 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी और 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां क्या हैं? बुनियादी विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान करना। इसे नेचर इंडेक्स 2024-25 द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। फिर अगला संस्थान है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। स्थापना को हुई 28 फरवरी 1941 को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित। 1962 में डीएई ने इसका नियंत्रण ले लिया। तो मैंने बोला टाटा ने बहुत पैसा लगाया है इन इंस्टीट्यूशंस में। विशिष्ट कार्य उपलब्धियां क्या है? कैंसर की रोकथाम, उपचार और अनुसंधान का राष्ट्रीय व्यापक केंद्र है। लगभग 60% रोगियों का मुफ्त या अधिक रियायती उपचार होता है यहाँ पर। हाल ही में भारत में स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी के परीक्षण और अनुमोदन में इस केंद्र ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जब आप जैव प्रौद्योगिकी पढ़ोगे तो ये भी बताएंगे आपको कि क्या होती है कार टी सेल थेरेपी। फिर भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं इसे। 1972 में प्रोफेसर विधु भूषण दास और प्रोफेसर त्रिलोचन प्रधान, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और 1985 में डीएई के अंतर्गत आ गया था। कार्य क्या है? सैद्धांतिक और प्रायोगिक भौतिकी में अनुसंधान संस्थान में 1992 से 3MB पेलेट्रॉन त्वरक कार्यरत हैं, जो सतह और इंटरफेस पर घटित होने वाली घटनाओं के विश्लेषण में एक अमूल्य उपकरण साबित हुए हैं। फिर हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद की बात हो रही है। 1975 में डॉक्टर BN प्रसाद द्वारा मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2000 में भारतीय गणितज्ञ हरीश चंद्र के सम्मान में इसका नाम क्या है? हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान झूंसी कर दिया गया। विशिष्ट कार्य एवं उपलब्धियां क्या हैं? तो गणित, जिसमें बीजगणित, विश्लेषण और ज्यामिति, सैद्धांतिक भौतिकी में अनुसंधान का वैश्विक केंद्र है। इसके कई संकाय सदस्यों को शांति स्वरूप भटनागर, जो विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, अब उसका नाम बदल गया, विज्ञान रत्न पुरस्कार हो गया, और डिरैक मेडल ये प्राप्त हुए हैं। फिर परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी मुंबई, इसके बारे में जानते हैं। 1969 में इसका स्थापना हुई थी डीएई द्वारा। विशिष्ट कार्य क्या है? डीएई और इसकी घटक इकाइयों के कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। 1969 में अणुशक्ति नगर मुंबई, ये पूरा नगर बस गया अणुशक्ति। अब अणु की बात हो रही है, परमाणु की, तो ये पूरा जो भी परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चे हैं, उनके लिए बसा है। में एक स्कूल से शुरुआत हुई, आज यह देश भर में 30 से अधिक स्कूल, जूनियर कॉलेजों का संचालन करता है, जिसमें लगभग 28,000 छात्र शिक्षा प्राप्त कर। ये सब यही वैज्ञानिकों के बच्चे, वैज्ञानिक उसमें जो कर्मचारी हैं उनके। इसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले त्रिचरणीय नाभिकीय कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा निर्मित है। चरण 1 में क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग होता है और यूरेनियम ईंधन। चरण 2 में फास्टर ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग होता है प्लूटोनियम ईंधन के रूप में। चरण 3 में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग होगा और थोरियम ईंधन के रूप में यूज होगा। फिर पहला स्वदेशी रिएक्टर अप्सरा था 1956 में, एशिया का भी पहला था। सबसे बड़ा कण त्वरक क्या है? सिंधु 2 2.5 GeV सिंकोट्रॉन है, इंदौर में विकसित हुआ। फिर कार्टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर ने विकास किया इसका कैंसर के उपचार के लिए। इसके बाद अब आ जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति, और इसके बाद आ जाएंगे हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नीतियां हैं भारत की, उसके बारे में जानेंगे, और फिर आ जाएंगे अन्य संस्थानों के बारे में। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड द्वारा की गई। फरवरी 1986 में एक पृथक जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई, और इसके उद्देश्य क्या थे?
बृहद स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देना, जीव विज्ञान में अनुसंधान और विकास को समर्थन और विनिर्माण करना, विश्वविद्यालय तथा उद्योग की परस्पर क्रिया को प्रोत्साहन, मतलब जो आप पढ़ रहे हो, तो जो सिद्धांत का विकास हो रहा है उस सिद्धांत को आप किस में पढ़ रहे हो, प्रौद्योगिकी में, या उपकरण बना रहे हो, प्रक्रिया बना रहे हो, तब तो आपके लिए उपयोगी है। तो सिद्धांत को हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या हो गया, उपकरण क्या हो गया, प्रौद्योगिकी। तो ऐसे विश्वविद्यालय को उद्योग से जोड़ना। इसकी उपलब्धियां क्या है, तो डीबीटी के रणनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में एक तीव्र उछाल आया है। ये फैक्ट है आपके लिए कि जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था थी 2014 में 10 बिलियन डॉलर की थी, 2024 तक 16 गुना बढ़ के 165.7 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गई और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। बायोटेक के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में 12वें स्थान पर है और एशिया प्रशांत में बोलो तो 30वें स्थान पर है। इसने एक प्रोजेक्ट चलाया था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें क्या करना था, 10,000 भारतीयों का जो जीन है वो लेना था अलग अलग क्षेत्रों से, फिर उस पर विश्लेषण करना था, वो इन्होंने चलाया था। तो 10,000 भारतीय जीनोम का अनुगमन किया गया, जिन्हें इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल के माध्यम से वैश्विक शोधकर्ताओं के लिए सुलभ कराया गया। तो जीन जो होता है ना, जीन से सब कुछ पता चल जाता है, किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, उसकी क्षमताएं, रोग, कलर, मैक्सिमम चीज़ों का यहाँ से जीन से पता चल जाता है। इस जीन का क्या कर रहे हैं, 10,000 लोगों का जीन लिया अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं उनसे, और उनका विश्लेषण कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को भी ये उपलब्ध कराया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इसके अतिरिक्त इसने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत इस वर्ष के केंद्रीय बजट में 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था यूपी वाले से। भारत ने विश्व की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, ये भी आया था, जाइकोडी, विश्व की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन। वैसे मैक्सिमम वैक्सीन क्या होती है, आरएनए होती हैं, और प्लाज्मिड डीएनए है ये। तो इसका विकास किया भारत ने, और कंपनी का नाम क्या है, जाइडस कैडिला, तो उसने अपने ही नाम पर रखा है जाइकोडी। नीतिगत सुधारों के तहत हाल ही में बायो E3 नीति लेके आए हैं। E3 का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कृषि क्षेत्र में डीबीटी के सहयोग से DEP1 म्यूटेशन के माध्यम से 20% अधिक उपज देने वाली जीन संपादित चावल की किस्में विकसित की गई। ये बैच की डिटेल है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहता है कि सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। बाहर से जब आप बैठे रहते हो, अगर एक नंबर भी कम आया ना तो आप बाहर होते हो। मंडी सचिव में 0.25, 0.50, 0.75 से बहुत से लोग बाहर हुए। अब सोचो, जो अंदर हो गया वो जॉब मिल गई उसे मंडी स्तर के सचिव की, लोअर PCS की बड़ी जॉबों में से एक है वो, है ना। तो अगर चाहते हो कि तैयारी आपकी एक अलग स्तर की हो, आप आराम से, एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर सपोज करो, जो माहौल, केवल माहौल इतना महत्वपूर्ण मिल जाता है कि आप लगातार पढ़ते रहते हो। रेगुलर ग्रुप कॉल, रेगुलर मैसेज के माध्यम में आपको नई नई चीज़ें कि ये इस पे काम कर लो, ये कर लो, ये रिवाइज कर लो, ये टेस्ट हो गया, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं। बाकी जो कंटेंट मिलता है, जो आपका रिवीजन प्रोग्राम आता है, जो समय के साथ टेस्ट आएंगे, जो वैल्यू एडिशन आएगा, वो अलग लेवल का होता है। वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। GS रेवोल्यूशन सर्च करना है, एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है, फिर जाओगे ऑल कोर्सेज में, वहाँ पर स्टोर ऑप्शन होगा या ऑल कोर्सेज, किसी पे भी जाओगे कोर्स दिख जाएगा, वहीं से परचेज करके इस नंबर पर टेलीग्राम स्लिप भेज देना। परचेज करोगे तो कोर्स तो वहीं ओपन हो जाएगा, कंटेंट सारा ऐप पर ही दिया जा रहा है। टेलीग्राम पर क्या है, ग्रुप होता है जहाँ आपकी क्वेरीज, जो भी चीज़ें करनी है, प्लान वगैरह, वो सब वहाँ होता है, जो बताना है, बातें होनी है, सब वहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब आते हैं भारत में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीतियाँ हैं। तो शुरुआत कब हुई, 1958। कौन सा समय है, DRDO की स्थापना भी हो रही है ना। अगर 1958 का समय देखो तो अभी भारत ना स्वतंत्र हो चुका है 1947 में, चुनाव हो चुके हैं 1952 में। जवाहरलाल नेहरू जी क्या हैं, अब अपने उसमें आ चुके हैं, जो उनका एक था ना, शुरुआत में संघर्ष थे, स्टेबिलिटी आ गई है। जो शुरुआत में बहुत सारा चीज़ें हैं, भारत का विभाजन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मारकाट मची पड़ी है, भुखमरी मची पड़ी है, संसाधन पाकिस्तान को कितने देने हैं, कहाँ देने, हमारे पास क्या है, सेना को व्यवस्थित, मतलब हर चीज़ करनी है, उससे आगे निकल आए।
1951 में आईआईटी खड़गपुर वगैरह की स्थापना होगी, मतलब चीज़ें काम शुरू हो गए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम अब जो होंगे वो इसी चरण में होंगे, 1955 से 60-62। फिर युद्ध में हम लग जाएंगे, 62 का चीन युद्ध हो जाएगा, 65 का फिर पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा। उसी टाइम पे सूखा वगैरह पड़ेगा, खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ जाएगी, है ना। तो फिर चीज़ें घटना, और जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ भी हो जाएगी। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना, बुनियादी अनुसंधान के लिए शैक्षणिक ढांचा तैयार करना था। इसी नीति के परिणाम स्वरूप भारत में CSIR प्रयोगशालाओं और IIT का जाल बिछा। फिर टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया 1983 में। ये नाम पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना। ये नहीं बोल दोगे सीधा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीति पहली, दूसरी, तीसरी, नहीं। ये देखोगे टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। पहला क्या है? साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, SPR। 1974 का जो पोखरण परमाणु परीक्षण था, इसके बाद भारत को किस चीज़ की जरूरत पड़ी? भारी तकनीकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। ठीक है, परीक्षण किया लेकिन दुनिया भर के देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, और जो हमें दुनिया के देश कनाडा वगैरह, रसिया, USA से हेल्प मिल रही थी, जो हमारे रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर हम किस लिए बना रहे थे? शांतिपूर्ण ऊर्जा प्रतिपूर्ति के लिए, यही था हमारा तो कहना। तो सब देशों ने धीमे धीमे करके टेक्नोलॉजी दी, हमारे रिएक्टर बनवाए, सारी चीज़ें की। हमने कर दिया शांतिपूर्ण विस्फोट, कोई हथियार नहीं बनाए थे। हमने केवल टेक्नोलॉजी इस टाइम पे दिखा दी थी कि देखो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। लेकिन दुनिया के देश एकदम वो हो गए, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। तो प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, तभी ये हमारी पॉलिसी आई। इसके लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आई इस नीति, कौन सी? TPS 1983 का मुख्य फोकस क्या था? विदेशी तकनीकी निर्भरता को कम करना, आयातित तकनीक का कुशलतापूर्वक अवशोषण करना, और रणनीतिक क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता विकसित करना। और यहीं पर हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में ही शुरू होता है, डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में। ठीक है। फिर अगली पॉलिसी आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, STP 2003। इसमें क्या क्या शामिल था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना। मैंने बोला विज्ञान क्या है? केवल जो सिद्धांत है उनका विकास, फॉर्मूला, मतलब बता देना कि इससे ये होता है। जब इसका उपयोग करके कोई चीज़ हम बना लेते हैं तो वो प्रौद्योगिकी, तो इनको एक साथ लाना। राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान और विकास में अधिकतम निवेश लाना। यह नीति कब आई थी? तो 1991 का जो उदारीकरण हो गया था, जो LPG आ गई थी हमारी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो अर्थव्यवस्था की डिमांड बढ़ गई थी, उसके अनुरूप तैयार की गई। इसमें क्या हुआ? जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, IPR, इनकी रक्षा करना। अनुसंधान और विकास पर देखो लक्ष्य क्या रखा गया था? GDP के 2% तक निवेश। अभी तक नहीं हो पाया, आज भी हम 0.6 से 0.7% GDP का रिसर्च पर खर्च करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर और जबकि दक्षिण कोरिया, इजराइल जैसे देश 4 से 5% खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। फिर आई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, STIP 2013। यह नीति क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक नया दृष्टिकोण, रणनीति लाने के उद्देश्य से तैयार की गई। 2010 से 20 के दशक को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या है? नवाचार का दशक घोषित किया था। टारगेट क्या रखा है? कि भारत को शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करना है, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के बीच तालमेल की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से चौथी नीति STIP 2013 को लागू किया गया। STIP 2013 ने पहली बार स्पष्ट रूप से नवाचार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा। मतलब पहले आ रही थी कौन सी? साइंस पॉलिसी, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई, है ना। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। 2013 की नीति में पहली बार साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आएगी। इनोवेशन को पहली बार जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को 2020 तक शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में स्थापित करना था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना था। आगे चलते हैं। फिर जो नीति अभी लागू है वो कौन सी है? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020। इसने क्या बोला? इसने बोला कि 4 परस्पर संबंध ट्रैक होंगे, इनका आपस में एक सहभागी मॉडल बनाया जाएगा, जिसे STIP 2020 की नीति तैयार करने के लिए परिकल्पना। मतलब इसमें क्या होगा ना, नीति अभी ये बनी नहीं,
इसने बोला कि इस तरीके से हम एक मॉडल बनाएंगे जो समय समय पर निर्देश देंगे, चीज़ें तैयार करेंगे और परिस्थिति के हिसाब से चेंज भी रिकमेंड करेंगे। तो ट्रैक 1 क्या था? इसका उद्देश्य था कि सार्वजनिक अभिव्यक्तियों का एक संग्रह तैयार करना जो प्रारूपण प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करेगा। ट्रैक 2 क्या था? परामर्शों में नीति प्रारूपण प्रक्रिया की साक्ष्य आधारित अनुशंसाओं को शामिल करने हेतु 21 विशेषज्ञ संचालित विषयगत समूह शामिल होंगे। यहाँ पर क्या है कि 21 जो है ना समूह बना दी, अलग अलग विशेषज्ञ होंगे अलग अलग क्षेत्रों से। ट्रैक 3 में क्या है? अब जो विशेषज्ञ हैं ये तो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट की चीज़ों पर जो भी रिकमेंडेशन देंगे काम कौन शुरू करेगा? अधिकारी। तो नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से मंत्रालयों और राज्यों को व्यापक जुड़ाव हेतु एक साथ लाएंगे। ट्रैक 4 क्या है? ये जोड़ने वाला क्षेत्र है जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्तर के बहुहितधारक जुड़ाव पर आधारित है। इन व्यापक विचार विमर्शों से प्राप्त जानकारी अंततः STIP 2020 के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि जो भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो दुनिया भर के हैं, उनके लोगों को, वैज्ञानिकों को, स्टूडेंटों को जोड़ेंगे और फिर उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसको शेयर किया जाएगा। फिर विश्लेषण। STIP 2020 अब तक की सबसे विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड समावेशी नीति है। इसका निर्माण कोविड-19 के दौरान किया गया था। इस नीति के सबसे क्रांतिकारी पहलुओं में क्या है? ओपन साइंस फ्रेमवर्क और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में क्या है कि दुनिया भर के जो जर्नल हैं, जो शोध पत्र हैं, वो प्रकाशित होते हैं। जब वो प्रकाशित होते हैं तो एक जर्नल को पढ़ने के लिए ना $100, किसी के लिए $500 ऐसे ज़रूरत होती है। तो अब एक स्टूडेंट का तो इतना नहीं उसकी वो होती क्षमता कि वो जाके हर एक जर्नल पढ़ सके। इसके लिए भारत में क्या किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे जर्नलों को खरीद के, उनका सब्सक्रिप्शन खरीद के एक जगह देगी, एक प्लेटफॉर्म पर, और जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इनको पढ़ पाएंगे। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसे बोलते हैं। इसके माध्यम से भारत सरकार विश्व की सभी प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं का थोक सब्सक्रिप्शन खरीदकर उन्हें देश के प्रत्येक शोधकर्ता छात्र के लिए मुफ्त उपलब्ध कराएगी। यह नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है ना। ANRF के बारे में अभी पढ़ाएंगे, अगली क्लासेज में आएगा, एडवांस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। वैज्ञानिक सम्मेलन और जागरूकता, ISCA या NSD। ISCA क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की शुरुआत कब? 1914 में कोलकाता में हुई थी। 30,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक इसके सदस्य हैं। हर साल इसका एक कॉन्फ्रेंस होता है, PM वगैरह। इसके उद्घाटन में अधिकांशतः देखा जाता है PM या कभी कभी राष्ट्रपति भी जाते हैं। उत्पत्ति कब हुई? 2 ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, प्रोफेसर JL सिमनसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन। इन्होंने इसका विचार रखा था और शुरुआत भी इन्होंने ही कराई थी। उद्देश्य क्या था? भारत में विज्ञान के कार्यों को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना। अब ऐसे गलगोटिया वाला सीन नहीं था कि हमने यहाँ पे IT समिट कर दी, IT क्या, AI समिट, AI समिट कर दी और गलगोटिया वाले पहुंच गए चीन का खरीद के मॉडल दिखाने लगे। जो साइंस कांग्रेस होती है ना, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो उन्होंने किया है रिसर्च, वो प्रदर्शित करते हैं। भारत में एक उपयुक्त स्थान पर एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। इस तरह की कार्यवाही पत्रिकाओं, लेन देन और अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना जिन्हें वांछनीय माना जा सकता है, ये इनका काम होता है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की परिकल्पना ब्रिटिश रसायनज्ञों ने की थी। और किस तर्ज पर की थी? तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, इस तर्ज पर की गई थी, ताकि भारतीय शोधकर्ताओं को एक मजबूत मंच मिल सके। आगे, इसका पहला अधिवेशन 15 से 17 जनवरी 1914 को देखो कहाँ हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? अगर देखो तो 1784 में वारेन हेस्टिंग्स, कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और विलियम जोन्स ने की थी। इनका काम क्या था? जितनी भी अंग्रेजी भारतीय पुस्तकें हैं,
जितनी भी प्राचीन भारतीय पुस्तकें उसमें बहुत ज्ञान है। आर्यभट्ट की पुस्तक, भास्कराचार्य की पुस्तक, साइंस का बहुत बड़ा ज्ञान है। इसका अनुवाद करना अंग्रेजी में, जिससे अंग्रेज जैसे पढ़ पाएँ, भारतीयों को समझ पाएँ, भारतीय समाज को समझ पाएँ और फिर यहाँ पर शासन कर पाएँ, यहाँ के ज्ञान विज्ञान को भी समझ पाएँ। ठीक है, तो इसी इसी के हेड जो थे उस टाइम पे, किसके, कलकत्ता विश्वविद्यालय के हेड थे डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी। और एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में इसकी क्या हुई थी, इसके प्रांगण में इसका आयोजन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद इसके उद्घाटन सत्र को प्राय भारत के पीएम द्वारा संबोधित किया जाता रहा है। विज्ञान कूटनीति और नीति निर्माण में इसके महत्व को जो रेखांकित करता है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक या सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया वो थे डॉक्टर सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज की, कब खोज की, 28 फरवरी 1928। इस दिन इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस। और इसी खोज के लिए इनको 1930 में क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिला था। साइंस के क्षेत्र का पहला नोबेल था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो साहित्य है उस क्षेत्र में पहले गीतांजलि के लिए मिल चुका था, लेकिन साइंस का ही पहला था। रमन प्रभाव क्या था, अप्रत्यक्ष विकिरण की खोज ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, जिससे अणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन संभव हो सका था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। अब आ जाते अन्य संस्थान जो मौलिक तथा व्यवहारिक विज्ञान अनुसंधान में स्वायत्त संस्थान है। अभी तक हमने जो संस्थान पढ़े थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से किसी न किसी तरीके से संबद्ध थे। ये सारे संस्थान किसी से संबंध नहीं, सब अपने आप में स्वायत्त हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के माहिर हैं। तो पहला है बोस संस्थान कोलकाता, भौतिक तथा जीव विज्ञान में मूलभूत तथा व्यवहारिक अनुसंधान के लिए समर्पित है। स्थापना वर्ष 30 नवंबर 1917 को आधुनिक भारतीय विज्ञान के जनक बोला जाता है जगदीश चंद्र बोस को, इनके द्वारा स्थापित है। एशिया का पहला आधुनिक अंतः विषय शोध केंद्र है ये। इसी संस्थान में डॉक्टर एस एन डे, इन्होंने क्या किया था, हैजा टॉक्सिन की युगांतकारी इन्होंने खोज की थी और इससे हैजा को कंट्रोल करने में मदद मिली थी। यह वर्तमान में हंटिंगटन और अल्जाइमर जैसी न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों के उपचार, वायु प्रदूषण नियंत्रण और फेयर जर्मनी जैसे मेगा साइंस प्रोजेक्ट में संलग्न हैं। सब अपने आप में स्वायत्त हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो लोगों को पता नहीं होता। अगला है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, जीव विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक तथा व्यवहारिक पहलुओं में अनुसंधान करता है। स्थापना 1946 में हुई थी। महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर पुरुषोत्तम अघारकर थे और इन्हीं के रिस्पेक्ट में 1992 में इसका नाम क्या कर दिया गया, अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI कर दिया गया। कार्य क्या क्या करता है, तो जैव विविधता, पुराजैविकी, जैव ऊर्जा, नैनो बायो साइंस, अनुवांशिकी क्षेत्र में शोध कर रहा है। कृषि में फसल सुधार और पोषण सुरक्षा में विशेष योगदान दिया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, भारत में देखते होगे ना कि जो मेडिकल मशीनें हैं, चाहे जांच मशीनें चाहे सर्जरी मशीनें, जैसे आपने देखा होगा MRI वाली, तो MRI वगैरह तो इंडिया में नहीं बनती है, लेकिन इन सब का स्वदेशीकरण, स्वदेशी रूप से बहुत सारी मशीनों का विकास करना, उसमें इसका संस्थान का बहुत योगदान है। तो श्री चित्रा तिरुनेल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी का विकास और उन्नत चिकित्सा के क्षेत्र में इसका योगदान है। स्थापना और संस्थापक कौन थे, तो त्रावणकोर के राज परिवार द्वारा, विशेषकर श्री चित्रा थिरुनाल जो थे इन्होंने स्थापित की थी और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। 1980 के दशक में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। भारत में चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशीकरण का एक प्रमुख केंद्र है। आगे चल के आप स्वदेशीकरण का मतलब समझोगे, किसी भी प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रूप से विकसित करना, यहीं पर बनाना, उसको कंट्रोल करना स्वदेशीकरण कहलाता है, चाहे वो किसी और ने विकसित क्यों ना की। इसने भारत का पहला कृत्रिम हृदय वाल्व, ब्लड बैग विकसित किया और देश को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में इसकी बड़ी भूमिका है। ये इंपॉर्टेंट संस्थान ध्यान रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म आगे चल के मैं कई बार यूज करूंगा।
इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। दशक देखो कौन सा है, 1876। सबसे पुराने संस्थानों में से एक है ये। 19 जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई। भारत का सबसे पुराना विज्ञान शोध संस्थान है। अब देखो इसकी उपयोगिता देखो, अगर ये नहीं होता तो रमन प्रभाव की खोज ना हो पाती, क्योंकि अगर लैब ना हो तो कोई क्या ही खोजेगा। यह संस्थान ऐतिहासिक महत्व का इसलिए है क्योंकि यहीं पर कार्य करते हुए डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अगला है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलुरु। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में स्थापना कब हुई? 1786 में मद्रास वेधशाला, ये इसका मूल था, एक वेधशाला बनी थी, लेकिन 1971 में इसे एक स्वायत्त संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया। विशिष्ट कार्य क्या है? संस्थान तमिलनाडु में वेणु बापू वेधशाला और लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला जो हानले है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, इसका संचालन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 सौर मिशन और 30 मीटर टेलीस्कोप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का मुख्य भागीदार है ये, इसका नाम याद रख लेना। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बंगलुरु, रसायन, मटेरियल फिजिक्स, जंतु व्यवहार, अनुवांशिकी, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है। जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1989 में CNR राव ने इसकी स्थापना की थी। इनकी पहल से स्थापना हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। CNR राव का नाम आप लोग बस इतना समझ लो, 2013 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था नैनो साइंस के क्षेत्र में। नैनो साइंस के भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक है। जो आज हम नैनो यूरिया, नैनो उत्पादों की बात करते हैं, जो जल शोधन में बहुत सारे नैनो चीज़ों का उपयोग होता है, ग्राफीन नामक जो नैनो मटेरियल है, इन सब का विकास CNR राव की देन है ना। विशिष्ट कार्य क्या है? बहुविषयक अनुसंधान का एक वैश्विक केंद्र है। सामग्री विज्ञान से लेकर आणविक जीव विज्ञान तक यह संस्थान अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाओं और पेटेंट के लिए जाना जाता है। पेटेंट से याद आया, पेटेंट के लिए गवर्नमेंट क्या है ना, पैसा देती है। अगर आपने पेटेंट रजिस्टर कराया 4-5 लाख रुपए मिलेंगे। बाद में पेटेंट वो हुआ रजिस्टर कुछ नहीं है, केवल आपने उसके लिए आवेदन कर दिया, बता दिया ये हमने नई चीज़ की। तो बताओ, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं ये, स्वायत्त संस्थान, इन सब ने टोटल 500 या 1000 पेटेंट के लिए आवेदन किया। गलगोटिया ने अकेले 450 पेटेंट के लिए आवेदन किया था, उससे ज़्यादा शायद 800-900, ये रिपोर्ट आई थी। अब हर उसका आवेदन का इन्हें 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा शायद मिल गया, वो इन्होंने रख लिया। बाकी पेटेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें कुछ होता तो है नहीं, तो मैक्सिमम कैंसिल हो जाते हैं। एक आध को मिला, हो सकता है वो भी नहीं मिला। तो इतना फ्रॉडबाजी चल रहा है देश में, ये सब चीज़ें चलती हैं। रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु 1948 में नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन द्वारा स्थापित है। 1972 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत स्वायत्त दर्जा मिला। खगोल विज्ञान, प्रकाश और पदार्थ भौतिकी के क्षेत्र में इसके अलावा सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर, लिक्विड क्रिस्टल संस्थान अनुसंधान में ये बहुत अग्रणी है। फिर SN बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र कोलकाता में। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा ना, किसने स्थापना की, कहाँ पर स्थापना है, मेन चीज़ तो कहाँ पर ये केंद्र स्थापित है। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, किसने स्थापना की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से कुछ विशेष उपलब्धि रही हो तो वो पूछ लिया जाएगा, कोई विशेष वैज्ञानिक जुड़ा रहा हो तो वो पूछ लिया जाएगा। तो स्थापना वर्ष एवं संस्थापक महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, इनके सम्मान में 1986 में भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, है ना, जहाँ पर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ऐसे पूछा जा सकता है। विशिष्ट कार्य खगोल भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी, जटिल प्रणालियों और संगणित पदार्थ भौतिकी में उच्च स्तरीय अनुसंधान करते हैं। बस इतना ही जानना है, बाकी क्या है, क्वांटम इंफॉर्मेशन, बायोमोलिकुलर गतिशीलता को समझने में योगदान। अब ये एक यूपी का आ गया, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। ये पूछा जाता है क्योंकि यूपी का है। स्थापना 10 सितंबर 1946 को प्रख्यात पुरा वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर बीरबल साहनी द्वारा स्थापित। अब देखो इसका महत्व क्या है, जो पुरा पलायो बॉटनी होती ना, पुरा वनस्पति,
इसी वनस्पति से तो ही कोयला, और आगे चले जाओ तो जो हड्डियां वगैरह होती हैं वो दबी रहती हैं हजारों लाखों वर्ष तक, उसी से ही तो पेट्रोलियम बनता है। तो ये किस चीज़ में यूज उपयोग होगा? कोयला और पेट्रोलियम की खोज में भी इसके इनपुट बहुत उपयोगी होंगे देश के लिए। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन कर पृथ्वी के प्राचीन इतिहास, पूरा जलवायु, महाद्वीपीय विस्थापन और हिमालय के निर्माण की भूवैज्ञानिक गुत्थियों को ये सुलझाता है। यह संस्थान पेट्रोलियम और कोयला अन्वेषण में भी परोक्ष रूप से सहायता करता है। आगे चलते हैं। भारतीय भू चुंबकीयता संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, मुंबई। ऐतिहासिक कोलाबा चुंबकीय वेधशाला 1846 में जो बनी थी, इससे इसका उद्गम हुआ है, और 1971 में स्वायत्त संस्थान। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवीय अनुसंधान, आयन मंडल, अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करता है। देश भर में 1 दर्जन से अधिक इसकी चुंबकीय वेधशालाएं स्थापित है। फिर बाडिया हिमालय भूगर्भ विज्ञान संस्थान देहरादून में है। संस्थापक कौन थे? 1968 में प्रख्यात भूविज्ञानी थे प्रोफेसर DN वाडिया, इन्होंने स्थापना की थी। कार्य क्या है? हिमालयी क्षेत्र में भूगतिकीय प्रयोगशालाओं, भूकंप की उत्पत्ति, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए वैज्ञानिक डेटा ये प्रदान करते हैं। हिमालय के सतत विकास के लिए आवश्यक है। फिर अगला संस्थान है शक्ति धातुकर्म तथा नए पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद में है। स्थापना कब हुई? 1996-97 में। और ये क्या करता है? नैनो मटेरियल्स, उन्नत सिरेमिक्स, लेजर मटेरियल, ईंधन सेल के क्षेत्र में उद्योग केंद्रित अनुसंधान करता है। अब तक 46 से अधिक कंपनियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित कर चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। नए नए ईंधन का विकास करना, सिरेमिक्स, लेजर, नैनो मटेरियल। फिर अगला है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद। मैंने बोला था आपको, टिफैक बोला था, विराक बोला था, देखो टिफैक तो यहाँ पर आ गया। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली में है। फरवरी 1988 में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति के तहत इसकी स्थापना हुई थी। टिफैक भारत सरकार का टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है, एक प्रकार से नीति आयोग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इसने टेक्नोलॉजी विजन 2020 तैयार किया था। बाद में टेक्नोलॉजी विजन 2035 जारी किया, जो भारत के भविष्य के तकनीकी रोडमैप को परिभाषित करता है। अगला फिर यूपी वाला आ रहा है, इसको भी ध्यान रखना। विज्ञान प्रसार, नोएडा उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर 1989 को DST द्वारा स्थापित किया गया। विज्ञान संचार और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इसका कार्य है। विपनेट विज्ञान क्लब नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, और द्विभाषी विज्ञान पत्रिकाओं के माध्यम से इसने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। 2023 के अंत में सरकार ने बोला कि इसे बंद करो, ये फालतू के पैसे की बर्बादी है। हालांकि पारित ये प्रस्ताव कर दिया गया था। फिर अगला है द्रव क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र, बंगलुरु। 1991 में प्रख्यात लिक्विड क्रिस्टल वैज्ञानिक थे प्रोफेसर S चंद्रशेखर, इन्होंने स्थापित किया था। प्रारंभ में लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले तकनीक पर केंद्रित यह संस्थान 2014 में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के रूप में पुनर्गठित हो गया। तो इसका नया नाम क्या है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। अब यह नैनो संरचनाओं और स्मार्ट ग्लास और हाइब्रिड सामग्रियों के विकास में वैश्विक स्तर पर कार्यरत है। अगला है आर्यभट्ट उन्नत अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, अरीज, नैनीताल में है, उत्तराखंड में। स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में, उत्तर प्रदेश में ही, क्योंकि उत्तराखंड उस टाइम यूपी का भाग था। तो उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला के रूप में स्थापित। 2004 में अरीज नाम से DST के अधीन स्वायत्त निकाय बना। विशिष्ट कार्य क्या है? खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। यहाँ पर इसरो की वेधशालाएं भी स्थापित हैं, ध्यान रखना, अरीज में। देवस्थल नैनीताल में स्थापित भारत का सबसे बड़ा 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप, मैंने बोला ना वेधशालाएं भी हैं, इसके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जो गहरे अंतरिक्ष के अध्ययन में सक्षम है।
फिर अगला है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, इंग्लिश में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। 1979 में असम साइंस सोसाइटी ने इसकी स्थापना की और डीएसटी ने बाद में इसका अधिग्रहण कर लिया। कार्य क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट का भारत है उसकी विशिष्ट भू भौगोलिक और जैविक संपदा को ध्यान में रखते हुए भौतिक और जीव विज्ञान में अनुसंधान करना। फिर अगला संस्थान है राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन एनआईएफ अहमदाबाद। फरवरी 2000 में डीएसटी के सहयोग से प्रोफेसर अनिल गुप्ता के मार्गदर्शन में ये शुरू किया गया था। एक पहल है ये, ठीक है। विशिष्ट कार्य क्या है कि जो ग्रास रूट लेवल पर तकनीकी नवाचार, उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान की पहचान करना, इन्हें मान्यता देना और इनको व्यवसाय से जोड़ना जिससे कुछ उत्पादन हो सके। एनआईएफ ने अब तक 3.5 लाख से अधिक नवाचारों की पहचान की, 1400 से अधिक पेटेंट दाखिल कर लोकल टू ग्लोबल विजन को साकार किया। आखिरी है आज का, राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड नई दिल्ली। स्थापना कब हुई? 1988 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, क्यूसीआई। क्यूसीआई काम क्या करता है? चिकित्सा, जैविक, रासायनिक और अंशांकन प्रयोगशालाओं को आईएसओ, आईईसी 17025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मान्यता देता है। जो आईएसओ प्रमाणन होता है ना, इन क्षेत्रों में ये देता है क्यूसीआई। इसके बाद इसके प्रत्यायन से भारतीय परीक्षण रिपोर्टों को विश्व स्तर पर स्वीकार्यता मिलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो भारत का सबसे पुराना शोध संस्थान कौन है? आईएससीएस, कोलकाता, महेंद्रलाल सरकार ने स्थापित किया 1876 में। रमन प्रभाव की खोज का स्थल भी यही है, आईएससीएस। एशिया का प्रथम अंतर विषय शोध केंद्र बोस संस्थान, कोलकाता, 1917। भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 3.6 मीटर का अरीज नैनीताल में है। और जमीनी स्तर के नवाचार कौन करता है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, एनआईएफ, 2000 में इसकी स्थापना। इसके बाद चिकित्सा उपकरणों का स्वदेशीकरण कौन करता है? चित्रा तिरुनल वाला जो इंस्टीट्यूशन है तिरुवनंतपुरम में, वो। इसके बाद तकनीकी विजन 2020 का निर्माण किया था, 35 का निर्माण कर रहा है टिफैक, नई दिल्ली। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। पढ़ते रहो, धीमे धीमे नोट बनाते रहो, हर चीज़ को बार बार रिवाइज करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 नंबर ऐसे होने चाहिए, इसे हम करंट के साथ भी जोड़ते जा रहे हो, आगे फिर जोड़ेंगे करंट के साथ, ठीक है, कि यहाँ से कोई भी चीज़ आए तो आपसे ज़रूर बने, और ऐसे ही धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। शेयर जरूर करें, जो भी पर्सन लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहता है उसे ज़रूर बताएं यहाँ के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।